20 दिसंबर 1968 रात के करीब 11 बजे एक नौजवान जोड़ा अपनी पहली डेट पर निकला था। गाड़ी में 16 साल की बेटी रू जॉनसन और 17 साल का डेविड आर्थर फराडे सवार थे। सैन फ्रांसिस्को के बे एरिया में मौजूद लेक हरमन रोड की लव स्ट्रीट में गाड़ी पार्क की और गाड़ी में ही अपने प्यारे लम्हों को एंजॉय कर रहे थे। तभी 11 बज के 10 मिनट पर एक दूसरी गाड़ी आके रुकी। गाड़ी में से एक आदमी उतरा और फराडे और बेटी कुछ समझ पाते उस आदमी ने गाड़ी के बाहर से ही फराडे के सर पर गोली मार दी। यह देखकर बेटी सीखते हुए कार से बाहर निकली और भागने की कोशिश की। बेटी के पीठ पर 5 गोलियां मारी गई और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पर वह आदमी वहां से तुरंत फरार हो गया। वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने पुलिस को खबर दी। इस वाक्य के 7 महीने के बाद 4 जुलाई 1969 की आधी रात 22 सालाना डार्लिन फेरिंग नाम की एक महिला अपने घर से गाड़ी लेके अपने दोस्त 19 सालाना माइकल मेहयू पिकअप किया और कुछ दूर जाते उन्हें महसूस हुआ कि एक अजनबी गाड़ी उनका पीछा कर रही है। इस गाड़ी से पीछा छुड़ाने के लिए डार्लिन ने गाड़ी तेज भगाई और आगे एक मोड़ पर मोड़ दी। एक गोल्फ कोर्स की पोल पे उनकी गाड़ी टकरा गई और गाड़ी रुक गई। वह अजनबी गाड़ी थोड़ी देर रुकी और चली गई। दोनों ने राहत की सांस ली, पर कुछ देर बाद वह अजनबी गाड़ी वापस आई और डार्लिन की गाड़ी का रास्ता ब्लॉक करते हुए रुक गई। उसमें से एक आदमी बाहर निकला और उसने अपने कार की हेडलाइट ऑन रख दी और तेज टॉर्च लाइट की रोशनी दोनों की आंखों पर इस तरह से पड़ी कि दोनों कुछ देख नहीं पाए। कुछ वक्त तक दोनों को लगा कि पेट्रोलिंग पुलिस है, पर अगले ही सर माइकल के सर में गोली मारी गई और डार्लिन को 9 गोलियां मारी गई। वह आदमी अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था। तब माइकल ने उस आदमी का हुलिया अच्छी तरह से देखा और वह आदमी वापस लौटा और दोनों पर फिर दो दो गोलियां चलाई और वहां से तुरंत फरार हो गया। कुछ देर बाद वहां से गुजर रहे 3 बच्चों ने पुलिस को बुलाया और दोनों को अस्पताल ले जाया गया। डार्लिन की मौके पे ही मौत हो चुकी थी। माइकल काफी जख्मी हालत में बच गया था। बाद में उसने स्केच बनाने में पुलिस की मदद की। थोड़ी देर बीती ही थी कि आधी रात 12:45 पर पुलिस को एक अनजान शख्स का कॉल आया। कॉलर ने कहा कि मैं एक डबल मर्डर की रिपोर्ट करना चाहता हूँ। यदि आप कोलंबस पार्कवे पर 1 मील पूर्व में पब्लिक पार्क में जाएंगे तो आपको भूरे रंग की कार में बच्चे मिलेंगे। उन्हें 9 मिलीमीटर लुगर से गोली मार दी है। मैंने पिछले साल लेक हरमन के उन बच्चों को भी मार डाला था। ऐसा कहकर कॉल कट हो गई। यह अनजान शख्स कोई और नहीं बल्कि इनफेमस जोडियक किलर था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टोरी में। जोडियक किलर की पुलिस को की यह पहली कॉल थी। यह कॉल एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से की गई थी। इस फोन कॉल के बाद पुलिस ने अपनी तहकीकात आगे बढ़ाते हुए कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। हत्या के 1 घंटे बाद डार्लिन के 3 रिश्तेदारों को अजीब आवाज में कॉल आई, जिससे यह शक हुआ कि कातिल डार्लिन को जानता था। बाद में यह बात भी सामने आई कि डार्लिन पहले 2 विक्टिम में से एक बेटी लू जेनसन को जानती थी, जो डार्लिन के घर से महज कुछ ब्लॉक ही दूर रहती थी। 31 जुलाई 1969 को 3 अलग-अलग न्यूज़पेपर को लेटर मिले, जिसमें उसने अपने आप को साबित करने के लिए ऐसी बातें जाहिर की जो पुलिस ही जानती थी, जैसे कि कौन सी गोली चलाई गई और विक्टिम ने कौन से कपड़े पहने थे। साथ ही जोडियक ने भेजे 3 लेटर्स में अलग-अलग साइफर थी। उसने डिमांड की कि अगली सुबह यह साइफर न्यूज़पेपर में छप जानी चाहिए, वरना वो लोगों को मारते रहेगा। जिसमें वेलेजो टाइम्स हेरल्ड, सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल, सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर न्यूज़पेपर शामिल थे। तीनों न्यूज़पेपर को यह अलग-अलग साइफर मिली, जिसे बाद में Z408 का नाम दिया गया, क्योंकि इस साइफर में 408 कैरेक्टर थे। अगले दिन साइफर न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गई और साइफर को सुलझाने के लिए CIA, FBI को भेजा गया, पर उसे सोल्व नहीं कर पाए। उसी दिन एक हाई स्कूल टीचर डोनाल्ड हार्डन और उसकी वाइफ बेटी हार्डन दोनों ने यह साइफर डिकोड कर ली, जिसमें लिखा था कि मुझे लोगों को मारना पसंद है क्योंकि ये बहुत मजेदार है। यह जंगल में जंगली शिकार को मारने से भी ज्यादा मजेदार है, क्योंकि इंसान सभी में सबसे खतरनाक जानवर है। किसी को मारना मुझे सबसे रोमांचक अनुभव देता है। यह किसी लड़की के साथ यौन सुख पाने से भी बेहतर है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैं मर जाऊंगा तो स्वर्ग में पुनः जन्म लूंगा और जिस जिसको भी मैंने मारा है वो सभी मेरे गुलाम बन जाएंगे। मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरे स्वर्ग के गुलामों के इकट्ठा करने के काम को धीमा करने या रोकने की कोशिश करोगे। और एक एनकोडेड मैसेज लिखा हुआ था जो 13 कैरेक्टर का था, जो आज तक सोल्व नहीं हो पाया।
पर इस साइफर से पता चल रहा था कि किलर आफ्टर लाइफ में विश्वास करता था और वो इन हत्याओं को इसलिए अंजाम देता था कि मरने के बाद स्वर्ग में इनके द्वारा मारे गए लोगों को वो गुलाम बना सके। 7 अगस्त 1969 को एक लेटर वेलेजो टाइम्स हेरल्ड न्यूज़पेपर को मिला जो 3 पेज का था। उसमें उसने लिखा था, Dear editor, this is the Zodiac speaking. यह पहला लेटर था जिनमें किलर ने अपने आप को जोडियक नाम से मेंशन किया था। लेटर में पुलिस को साफ चुनौती दी गई थी कि पुलिस मुझे पकड़ नहीं सकती। 27 सितंबर 1969 की शाम के करीब 4 से 5 बजे के बीच एक नौजवान कपल 22 सालाना सिसिलिया शेफर्ड और 20 सालाना ब्रायन हार्टल दोनों लेक बेरिसा के किनारे पिकनिक मना रहे थे। कुछ देर बीती ही थी कि दूर से एक आदमी उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखा। उसने काला हुड पहना हुआ था जिस पर जोडियक का सिंबल बना हुआ था। वो आदमी पास आकर दोनों को अपनी गन पॉइंट पर ले लिया। उसने वॉलेट और गाड़ी की चाबियां अपनी तरफ फेंकने को कहा, साथ ही दोनों को जमीन पर उल्टा लेट जाने को कहा। अब तक ब्रायन समझ रहा था कि यह एक मामूली लूट है। यह सोचकर दोनों जमीन पर उल्टा लेट गए और उसने दोनों के हाथ बांध दिए। ब्रायन पर कई चाकू से वार किए। सेसिलिया जो मुंह के बल लेटी हुई थी उसके साथ भी ऐसा ही किया। जब चाकू से वार किया तो सेसिलिया दर्द से कराते हुए सामने की तरफ हो गई और उसके पेट पर कई वार हुए। जाते हुए किलर ने गाड़ी के दरवाजे पे कत्ल का समय और तारीख लिखी और हथियार कौन सा यूज हुआ था यह भी लिखा और वहां से चुपचाप निकल गया। कुछ मछुआरों ने उन्हें जख्मी हालत में देखा और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सेसिलिया ने अस्पताल में अगले ही दिन दम तोड़ दिया। उसे 24 बार चाकू मारा गया था और ब्रायन काफी जख्मी हालत में था पर वो जिंदा बच गया था। बाद में उसे स्केच दिखाया गया और वो तुरंत पहचान गया। उसी रात पुलिस को जोडियक का कॉल आया और उसने कबूल किया कि लेक बेरिसा के पास हुए कत्ल मैंने किए हैं। धीरे धीरे पुलिस के सामने एक पैटर्न उभर कर सामने आया। ज्यादातर जोडियक किलर नौजवान कपल्स को ही टारगेट करता था। उसके हमले अक्सर रात के वक्त होते थे और ज्यादातर हमले सुनसान जगह पर ही होते थे और हमले अक्सर वीकेंड के दौरान ही होते थे। उसके हमले में औरतें जिंदा नहीं बच पाई। औरतों को पुरुषों के मुकाबले ज्यादा घाव होते थे। इससे यह जाहिर होता था कि जोडियक को लड़कियों से सख्त नफरत थी जिसे किसी लड़की ने धोखा दिया हो और बदला ले रहा हो। पर जोडियक ने यह पैटर्न तोड़ते हुए लेक बेरिसा के अटैक के 2 वीक बाद 11 अक्टूबर 1969 सैन फ्रांसिस्को के डाउनटाउन एरिया में एक टैक्सी बुलाई जिसे 19 सालाना ड्राइवर पॉल स्ट्रीन चला रहा था। जोडियक ने उसे स्पेसिडियो हाइट चलने को कहा। जब मंजिल पर गाड़ी पहुंची तब जोडियक ने मजीद एक ब्लॉक आगे जाने को कहा। जैसे ही गाड़ी रुकी पीछे की सीट पर सवार जोडियक ने ड्राइवर के सर पर गोली मार दी और पॉल की मौके पे ही मौत हो गई। उसने जाते हुए पॉल के शर्ट का एक पीस काट लिया और यह सब पास के 3 मंजिला बिल्डिंग की खिड़की से कुछ बच्चे देख रहे थे और उन बच्चों ने पुलिस को खबर दी। जोडियक चलते हुए आगे निकल गया। तभी उसके पास पुलिस कार आके रुकी। पुलिस ने जोडियक से पूछा, क्या तुमने यहाँ आपराधिक गतिविधि होते हुए देखी है? जिस पर जोडियक ने कहा कि पिछली स्ट्रीट में एक शख्स हाथ में गन लहराते हुए गया है। जिस पर पुलिस सीधे उस तरफ निकल गई। यदि पुलिस ध्यान से देखती तो उन्हें जोडियक के कपड़ों पर खून के धब्बे दिख जाते। पुलिस को बताया गया कि सस्पेक्ट एक ब्लैक है, इसलिए पुलिस ने जोडियक की तलाशी लेने में टाइम वेस्ट करना उचित नहीं समझा। उन बच्चों ने पुलिस को व्हाइट ही कहा था पर पुलिस ने ब्लैक सुना। इसी वजह से जोडियक बचने में कामयाब रहा। 13 अक्टूबर 1969 को जोडियक ने सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को एक लेटर लिखा जिसमें लिखा था कि सैन फ्रांसिस्को में पॉल स्ट्रीन की हत्या मैंने की है और सबूत के तौर पर पॉल के शर्ट का गायब पीस भी भेजा जो खून से लथपथ था। इसी लेटर में उसने जिक्र किया कि उस रात पुलिस मुझे पकड़ सकती थी। उन्होंने मुझे पूछा था कि क्या तुमने यहाँ कोई आपराधिक गतिविधि होते हुए देखी है। मैंने उन्हें गलत सुराग की ओर भेज दिया। साथ ही जोडियक ने इस लेटर में अगली बार स्कूल के बच्चों को टारगेट करने को कहा और अपने घर के बेसमेंट में बम बनाने की सारी सामग्री की मौजूदगी का दावा किया। पुलिस को यह क्लू मिला कि जोडियक किसी अपार्टमेंट में नहीं बल्कि किसी घर में रहता है जिसमें बेसमेंट है। उस वक्त सैन फ्रांसिस्को में बेसमेंट वाले घर कम थे। पुलिस को यह बताकर जोडियक ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। पर पुलिस बेसमेंट वाले घर को सर्च करने में वक्त गंवाना नहीं चाहती थी क्योंकि उन्हें दी हुई स्कूल बस की धमकी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसलिए पुलिस अब हर स्कूल बस का पीछा करती और स्कूल अथॉरिटी ने बस में सिक्योरिटी गार्ड रखना शुरू कर दिया। 1 महीना बीत गया पर एक भी बस पर हमला नहीं हुआ। 8 नवंबर 1969 को एक और लेटर मिला जिसमें एक और साइफर था
और उसे पब्लिश कराने को कहा गया। यही वो साइफर है जो पिछले 51 सालों तक मिस्ट्री बना हुआ है, जिसका नाम Z340 है, क्योंकि इसके अंदर 314 कैरेक्टर्स थे। उसके बाद जोडियक ने कई लेटर लिखे जिसमें अलग-अलग साइफर थी, जिनमें से कई आज तक सोल्व नहीं हो पाई। 6 महीनों तक जोडियक शांत बैठा रहा। 22 मार्च 1970 की रात कैथरीन नाम की एक प्रेग्नेंट औरत और उसकी 1 साल की बेटी के साथ अपनी कार से मोडेस्ट्रो हाईवे पर थी। पीछे चल रहे एक शख्स ने अपनी कार कैथरीन के बगल में ली और टायर की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम्हारा टायर लूज हो गया है। कैथरीन डर गई और उसने साइड में कार रोकी और उस आदमी ने भी उसके पीछे कार रोकी, जिससे यह मदद करने के बहाने से कैथरीन की कार के टायर के सभी नट बोल्ट खोल दिए। और जब कैथरीन आगे बढ़ी तो उसकी गाड़ी का टायर निकल गया और रुक गई। उस आदमी ने कैथरीन को लिफ्ट दी और आगे जाके किडनैप करने की कोशिश की और मुश्किल से कैथरीन पीछा छुड़ा के भागने में कामयाब रही। बाद में जब कैथरीन पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां पुलिस ने उन्हें एक केस दिखाया, उसने जोडियक को पहचान लिया। इस वाकये के बाद 20 अप्रैल को जोडियक ने एक और लेटर भेजा, जिसमें उस लेटर में उसने अपने नाम का क्लू दिया था। पर यह साइफर आज तक सोल्व नहीं हुई। उस वक्त कई लोगों ने इसे सोल्व करने की कोशिश की, पर सब नाकाम रहे। आखिर में जब पुलिस ने जोडियक की क्रिमिनल प्रोफाइल बनाई, मौका वारदात पर मिले फुटप्रिंट विंग वॉकर ब्रांड के लग रहे थे, जिसकी साइज 1.5 थी, जो ज्यादातर मिलिट्री पर्सन ही पहनते थे। किलर की हथियारों के बारे में जानकारी और सटीक निशाना, यह कोई आम आदमी के बस की बात नहीं थी। और साथ ही किलर साइफर और क्रिप्टोग्राफी का नॉलेज रखता था, जिससे यह बात जाहिर हो रही थी कि किलर मिलिट्री बैकग्राउंड से हो सकता है। अगले 1 साल तक जोडियक ने कई लेटर भेजे। उसका लास्ट लेटर 22 मार्च 1971 को मिला। उसके बाद 4 साल तक खामोशी छा गई। 4 साल बाद जून 1974 को एक लेटर मिला, जिसमें लिखा था कि जोडियक 37 और एसएपीडी 0। इसका मतलब कि मैंने 37 लोगों की हत्या की, जबकि सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट का स्कोर 0 पर है, यानी मुझे पकड़ नहीं पाई। पुलिस का कहना था कि जोडियक झूठ बोल रहा है और बढ़ा चढ़ाकर ज्यादा नंबर बता रहा है। पुलिस ने अपने कार्रवाई में ऐसे कई शख्स की निगरानी की, कईयों को पूछताछ की, पर एक भी सबूत जोडियक से मैच नहीं हुआ। जिसमें अर्ल वैन वेस्ट जूनियर, जिसका चेहरा जोडियक के केस के साथ मिलता था, पर कई चीजें जोडियक से मैच नहीं होती थी। रिचर्ड जोसेफ गायोस्की, जोडियक के केस से उसकी शक्ल मिलती थी और इसका मिलिट्री बैकग्राउंड भी था, पर इसकी हैंडराइटिंग और फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए। आखिर में एक और शख्स था, आर्थर ले एलन, और पुलिस ने आर्थर से पूछताछ की। बाकियों के मुकाबले आर्थर की जोडियक से काफी मिलती-जुलती प्रोफाइल थी। आर्थर मिलिट्री बैकग्राउंड से था और साथ ही वो एक बार जेल भी जा चुका था। उसके जूते की साइज 1.5 थी, जो जोडियक के जूतों की साइज से मैच होती थी। साथ ही उसकी वॉच जोडियक ब्रांड की थी और आर्थर जिस घर में रहता था, उसमें बेसमेंट मौजूद था। क्राइम सीन से मिले फिंगरप्रिंट आर्थर से मैच नहीं हुए, साथ ही उसकी हैंडराइटिंग भी मैच नहीं हुई। पर पुलिस के लिए आर्थर ही आखिरी सस्पेक्ट बना रहा। 1974 में एलन को 9 साल के एक लड़के के साथ अश्लीलता के आरोप में गिरफ्तार किया गया और दोषी ठहराए जाने के बाद उसे 1977 तक जेल में रहना पड़ा। आपको याद हो तो जोडियक का आखिरी लेटर 1974 को मिला था, जब एलन गिरफ्तार हुआ। उसके बाद जोडियक के लेटर आना बंद हो गए थे। जोडियक का एक और लेटर 1977 को मिला, जब आर्थर जेल से उसी साल बाहर आ चुका था। आखिर में 2004 में इस केस को बंद कर दिया गया, पर 2007 में इस केस को रीओपन कर दिया गया। पुलिस यह केस सोल्व नहीं कर पाई और यह जोडियक किलर की मिस्ट्री हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बनकर रह गई। 2020 में 51 सालों के बाद 3 क्रिप्टोग्राफी के एक्सपर्ट ने सॉफ्टवेयर की मदद से जोडियक ने भेजी साइफर Z340 को डिकोड कर लिया। पर बाकी कई साइफर ऐसी है जो आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।